हेलो गाइस, आपका स्वागत है ऑनलाइन नॉलेज में। आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पहला क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? जन्म पूर्व अवधि। जन्म पूर्व अवधि जो होती है वो हमारी शैशवावस्था होती है 0 से 2 ईयर्स की, और प्रारंभिक बाल्यावस्था हमारी 3 से 6 ईयर्स होती है। फिर मध्य बाल्यावस्था आती है, देन हमारी किशोरावस्था आती है। और जो सबसे ज़्यादा हम भाषा को सीखते हैं और हमारा विकास होता है वो हमारा होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था में, मतलब 3 से 6 साल की उम्र में जो होता है वो हमारा सबसे ज़्यादा भाषा का अर्जन एवं विकास होता है। तो ये हमारे पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं और हम इन्हें ढंग से सीखेंगे। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा अर्ली चाइल्डहुड। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? पहली हो जाएगी प्रस्तुति अवस्था, लेटेंसी स्टेज, एंड सेकंड हो जाएगी सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। थर्ड हमारी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, एंड फोर्थ हमारी है उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो ये हमारी मोरल डेवलपमेंट की जो स्टेज होती है, ये जो हमारा मूर्त क्रियात्मक अवस्था है, मतलब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, ये तो हमारा प्याजे ने दिया है। 7 से 11 वाली स्टेज होती है, और ये कंसेप्ट जो है हमारा, ये हमें जीन पियाजे ने दिया है। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। ये हमारा लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया है मॉरल डेवलपमेंट के लिए, नैतिक विकास के लिए लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा ये एक अभिन्यास और एक अवस्था है। थर्ड क्वेश्चन हमारा, कक्षा में परिचर्या के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? जेंडर पक्षपात, जेंडर बाइस का, जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर पहचान का, जेंडर रिलीवेंस, जेंडर संबंधता का, जेंडर समरूपता, जेंडर कॉन्स्टेंसी का। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जेंडर बाइस का। वो लड़कियों की तुलना लड़कों पर कर रहा है, तो ये जेंडर बाइस का है, जो आज की शिक्षा में महत्वपूर्ण नहीं माना जाता, उसे गलत माना जाता है। जेंडर बाइस नहीं होना चाहिए, लड़का हो या लड़की सबको समान हक दिए जाने चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा जेंडर पक्षपात। इन क्वेश्चनों के द्वारा हमें अपनी समझ बनानी है बाल विकास के लिए, क्योंकि समझ के द्वारा ही हम इन क्वेश्चनों को कर पाते हैं। क्योंकि पेपर में क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है, तो आपकी एक समझ तैयार हो जानी चाहिए कि आपको क्वेश्चन किस दिशा में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, कि हम जेंडर बाइस के बारे में डिस्कस करें, या फिर जेंडर विशिष्ट भूमिका को महत्व दें, या फिर जेंडर पृथक खेल समूह बनाएं। पहली बात, हम इसमें से जो क्वेश्चन हमें गलत लगते हैं वो हम उन्हें काटते चलेंगे। जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, दिस इज़ ए रॉन्ग है। जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, इससे भी हमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर हम बच्चों को अलग अलग बिठा देंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला। जेंडर विशिष्ट भूमिका को महत्व देना, दिस इज़ ऑल्सो ए रूढ़िवादिता हम दिखा रहे हैं एक तरीके से। जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्या, हम बारे में डिस्कस कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्या। निम्नलिखित में से किस मनोविज्ञान ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन एवं सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? जी.बी. वॉटसन ने, व्यगोत्स्की ने, जीन पियाजे ने, या लॉरेंस कोहलबर्ग ने? जीन पियाजे ने हमें सक्रिय जिज्ञासु माना है। जीन पियाजे ने जो हमें सक्रिय जिज्ञासु माना है। अगर हम बात करें यहाँ पे, हम सक्रिय जिज्ञासु माना किसको है, तो आंसर जीन पियाजे हो जाता है। पर सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक और सांस्कृतिक, इस क्वेश्चन के अंदर सामाजिक और सांस्कृतिक पूछा गया है। इसके अंदर दुनिया सक्रिय जिज्ञासु पढ़ के जीन पियाजे लगा देती है, जो आंसर हमारा गलत हो जाता है। पर सक्रिय जिज्ञासु के रूप में अगर खाली पूछा जाए तो हमारा आंसर जीन पियाजे हो जाएगा। पर उनको देखते हुए सामाजिक सांस्कृतिक विषय की वस्तु के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा व्यगोत्स्की। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब 6th क्वेश्चन, जी सो पहली को करते समय 1 वर्ष की नज़मा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं है, गाढ़े रंग वाला, जिससे वह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को व्यगोत्स्की ने किस तरीके से संबोधित किया है? व्यक्तिगत वार्ता के रूप में जोर से बोलना, पाना,
या आत्म केंद्रित वार्ता। वो अपने आप से बातें कर रही है कि नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे वे, तो यह स्वयं से कहती है, वो स्वयं से कह रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा व्यक्तिगत वार्ता। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को संकेत तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। जब भी किसी बच्चे को आवश्यकता होती है तथा उसको टीचर थोड़ा सा सपोर्ट कर देता है, या फिर जैसे अगर कोई बच्चा, हम बच्चे से कुछ सुन रहे हैं, वो ABCD, जैसे अगर हमें ABCD बाई चांस सुना रहा है, तो C के बाद क्या आएगा, तो हम बच्चों को थोड़ी सी हिंट दे देते हैं कि वो वहीं ना रुक जाए, हम उसको D बता देते हैं कि वो आगे EFG बता पाए, एक लय उसकी बनी रहे। तो इसको हम कहते हैं स्कैप फोल्डिंग, कि उसको थोड़ा सा सपोर्ट देके और बच्चों के साथ ऊपर ले आना, तो इसको हम कहेंगे स्कैप फोल्डिंग, तथा इसका आंसर हो जाएगा आपका 4th पाड़ा ढांचा। इसको हिंदी में पाड़ा ढांचा कहते हैं, पर हमें इसको इंग्लिश वर्ड याद रखना चाहिए, स्कैप फोल्डिंग, मतलब उसको दूसरे बच्चों के साथ उसको थोड़ा सा संकेत देकर आवश्यकता पड़ने पर उसको सहयोग प्रदान करके उसे ऊपर ले आना। 8th क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित व्यवहार में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा मूल संख्यात्मक ऑपरेशन, मतलब कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज COS प्रपोज्ड बाय जीन पियागे। तो इसका आंसर, ये हमारी जो स्टेज होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, ये हमारी होती है 7 से 11 वाली। तो हाइपोथेटिको डिडक्शन रीजनिंग प्रोपोर्शनल थॉट, ये हमारे आते हैं 11+ में, तो ये वाली स्टेज हो जाएगी FOS फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। और संरक्षण एवं कक्षा समावेशन, आस्तिक अनुकरण एवं पदार्थ स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंसी जो हमारी आ जाती है वो हमारी 0 से 2 वर्ष की उम्र में आ जाती है, मतलब सेंसरी मोटर स्टेज। और परिकात्मक खेल, विचारों की अनुक्रमणिकता, मेक बिलीव प्ले एंड इरेसिबिलिटी ऑफ थॉट, ये हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज में आ जाती है, मतलब 2 से 7 में। तो हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज जो होगी वो संरक्षण और क्लास इंक्लूसिव एंड कंजर्वेशन, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 2nd। या तो हमें संरक्षण कक्षा समावेशन के बारे में पता है, क्वेश्चन करने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप अदर ऑप्शंस के बारे में जान के अपना एक क्वेश्चन निकाल ले, या फिर आपको डायरेक्ट आंसर पता है तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं। इसके अंदर मुझे फर्स्ट 3 और 4 के बारे में समझ में आ रहा था, तो एक ही ऑप्शन बच जाता है 2nd, तो इसका आंसर इस संरक्षण एवं कक्षा समावेशन हो जाएगा। हम इस प्रकार से भी क्वेश्चनों को पेपर में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9, बच्चों के संज्ञात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। स्कीमा, अवलोकन, अधिगम, अनुबंधन, प्रबलन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पाइगेटियन कंस्ट्रक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, स्कीमाज, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, कंडीशनिंग या रेनफोर्समेंट। तो जो बच्चों के संज्ञात्मक विकास के लिए हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए होता है वो पियाजे की संरचना में हमारा होता है स्कीमा, सबसे पहले स्कीमा ही आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्कीमा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता एवं भ्रांतियों को समझना, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकन करना। सबसे पहले जो क्वेश्चन गलत ऑप्शन होते हैं उनको डायरेक्टली काटते चलेंगे हम, ये तो गलत ही हो जाएगा। प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करें, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण, ये भी हमारी पढ़ाई में सबसे गलत माना जाता है। विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, श्रेणी तो बच्चों की करनी ही नहीं है, रैंकिंग, क्योंकि आपस में उनकी हीन भावना आ जाती है। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों को स्पष्ट एवं भ्रांतियों को समझना, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2nd ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। नहीं, बुद्धि ऐसा, ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बुद्धि की मानकीकृत प्रश्नों
परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा व निर्धारित किया जा सकता है। गलत। बुद्धि एक एकात्मक कारक है और एक एकाकी विशेषक है, यूनिटरी फैक्टर नहीं होता, ना ही सिंगल ट्रेट है बुद्धि। इंटेलिजेंस हमारी लगातार चलती रहती है। बुद्धि बहुआयामी है, जटिल एवं योग्यताओं का एक प्रकार का समूह है। इसका जो बेटर ऑप्शन है वो हमारा आएगा फोर्थ। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक है। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? सृजनात्मक विचारक, क्रिएटिव थिंकर है वो, क्योंकि वो सोचती रहती है, या फिर कंजर्वेटिव थिंकिंग, रिजिड थिंकिंग, या ईगोसेंट्रिक थिंकिंग। वो आत्मकेंद्रित विचारक इसमें नहीं है, ना ही वो रिजिड थिंकर है। वह काफ़ी समाधान सोच रही है, तो वह ना तो कंजर्वेटिव भी गलत हो जाएगा, क्योंकि कंजर्वेटिव में काफ़ी समाधान नहीं सोच रहे थे। वो हर जगह हर पहलू के बारे में सोच के काफ़ी ऑप्शंस निकालने की कोशिश करती है, तो वह जो है वो सृजनात्मक विचारक है, क्रिएटिव थिंकर है। 13 क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों का विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। सबसे हम क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे, जो ऑप्शंस गलत होंगे हम उन्हें डायरेक्ट डिलीट कर। बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना तो ये तो सबसे बेकार ऑप्शन है। इस स्थिति को जैसा स्वीकार कर लेना, टीचर का ये रोल नहीं होता कि जैसे स्थिति उसको स्वीकार कर ले, हमें उसको बेटर करने की प्रति काम करना होता है। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग आंसर। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए, बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके को ढूंढना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। फोर्टीन क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षणिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए। पहला ऑप्शन ही गलत है, तैयार क्यों नहीं करना चाहिए? एक समावेशी कक्षा में तो उसको शैक्षिक योजना को तैयार करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, ये सही है। तैयार करने के लिए हतोत्साहित, डिस्करेज करना चाहिए, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो इसके अंदर जो ऑप्शन नेगेटिव होते हैं हम उन्हें पहले ही गलत कर देते हैं, तो इसमें एक ही पॉजिटिव आंसर बचता है हमारा, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। 15 क्वेश्चन, पठन वैफल्य, डायलैक्सिया, बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? डायलैक्सिया मतलब लैक्सिया, जिसको लर्न करने में प्रॉब्लम हो। तो अब हम देख लेते हैं हमारा किस ऑप्शन में लर्न करने में प्रॉब्लम है। न्यून अविधिकार विकार, दिस इज रॉन्ग। अब सारी चिंतन पढ़ने में प्रावाणिकता, धारा प्रवाह पढ़ने के इनएबिलिटी टू रीड, पढ़ने में रीड इन्फ्लुएंसी हमारी आ रही है इसमें थर्ड ऑप्शन में, तो इसका आंसर लोकोमोटर, दिस इज ऑल्सो ए रॉन्ग आंसर। धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, ये हमारा ऑप्शन सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।